नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई हैरानी। कहा, कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। अमित शाह और योगी ने भी सोरेन सरकार पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। महाराष्ट्र के रण में पीएम मोदी की हुंकार। तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस को घेरा। नंदुरबार में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाविकास अघाड़ी की जीत का जताया भरोसा। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्रों को बड़ी राहत। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कराने का फैसला। आरओ और एआरओ की परीक्षा स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्र के नाम दिया संदेश। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ। कहा, जनजातीय समाज अपनापन और समरसता की हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का चरण 3 होगा लागू। प्रदूषण कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध होंगे लागू। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने महायुति की ओर से प्रचार की कमान संभाली तो विपक्षियों को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर महाराष्ट्र के हितों से समझौता करने और जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया, तो अपनी डबल इंजन सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में रैलियों को संबोधित किया। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। पीएम मोदी ने छत्रपति संभाजीनगर में विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र का ये चुनाव केवल सरकार चुनने के लिए नहीं है, बल्कि इस चुनाव में एक ओर संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं, तो दूसरी ओर औरंगजेब के गुणगान करने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर बनाने पर सबसे अधिक तकलीफ कांग्रेस और अघाड़ी वालों को ही हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जनता को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में किए गए ढांचागत विकास से लेकर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं का भी जिक्र किया, तो राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए महायुति के लिए फिर से समर्थन मांगा। पीएम मोदी ने दिन की दूसरी रैली महाराष्ट्र के पनवेल में की, जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने देश की आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने का काम किया है। गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, जबकि एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखने के एजेंडे पर ही काम किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग केवल
गरीबी हटाओ का झूठा नारा देते रहे, बोलते रहे, गाते रहे। पीएम मोदी ने मुंबई में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बाला साहेब के सिद्धांतों से समझौता करके महाराष्ट्र के हितों की अनदेखी की है। मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अगाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 3 रैलियों के दौरान जहां विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा, तो अपनी डबल इंजन की सरकार के विकास के आंकड़ों को गिनाकर महाराष्ट्र में फिर से जन समर्थन मांगा। उमिलेश भट्ट, शिशिर शेलार और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी समर में हर दल जनता को अपने अपने पक्ष में करने में लगा हुआ है। सभी दलों के स्टार प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कमान संभाली, तो बीजेपी की ओर से विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम राज्यों के सीएम और बड़े नेताओं ने जनता से संवाद किया। कैसा रहा प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में सभी दलों ने खम ठोक दिया है। 20 नवंबर को एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता तबातोड़ रैली कर रहे हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भरोसा जताते हुए कहा कि राज्य में महायुति की सरकार बन रही है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के जीतने का भरोसा जताया। महाराष्ट्र में महायुति के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद में 100% महायुति की सरकार फिर से एक बार डबल इंजन सरकार आ रही है। लोगों का कौल महायुति के लिए, इस महाराष्ट्र के विकास के लिए लोग 100% महायुति को चुन के देंगे। कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी जीतने वाली है, सरकार बनाने वाली है। एक अच्छा सरकार हम लोग महाराष्ट्र को देंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के चुनावी वादों पर हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वो जनता से किए वादे पूरे नहीं करती है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर बरसे। इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। महाराष्ट्र में आकर के हम इसी बात को कहने के लिए, निवेदन करने के लिए यहाँ की प्रबुद्ध जनता से आए हैं कि महाराष्ट्र का विकास तेज गति से आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया जाए, हमारी एनडीए गवर्नमेंट को मजबूत किया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किसकी बात पर भरोसा करती है ये तो 23 अक्टूबर को मतगणना के दिन ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने स्वीकार किया है कि झारखंड में घुसपैठिए भी हैं और उनकी कांग्रेस उनके लिए सामाजिक योजनाओं का पिटारा भी खोलने वाली है। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस और जेएमएम पर हमलावर रही है और कांग्रेस के इस कबूलनामे के बाद पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस को जमकर घेरा। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए।
जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। सुनिए, ये बयान है झारखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का। ये वही झारखंड है जहां चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी खुलेआम कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर की कीमत सिर्फ 450 रुपए होगी। ये आम जनता के लिए है, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा और ना उसमें मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा। ये हमारा वादा है। कांग्रेस नेता के इस बयान से साबित होता है कि प्रदेश में घुसपैठिए हैं और मौजूदा सरकार उन्हें संरक्षण और जन सुविधा भी मुहैया करवा रही है और जीतने के बाद भी सुविधा देने का वादा भी कर रही है। कांग्रेस नेता के खुलेआम दिए गए वादे पर हैरानी जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों के साथ खड़ी है। खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। झारखंड चुनाव में घुसपैठ, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति के मामले पर बीजेपी पहले दिन से हमलावर है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने एक बार फिर गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम का सारा ध्यान राज्य में घुसपैठियों को घुसाने पर है। तो वहीं धनबाद के निरसा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने झारखंड वासियों को चिताया कि घुसपैठिए लव जिहाद के माध्यम से आपकी जमीन पर कब्जा करेंगे, जो नहीं होने देना है। हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठ करा रही, घुसपैठिए आपका नौकरी खा रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को, बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनका संपत्ति हड़प रहे हैं। मैं बताकर जाता हूं, हम सरकार बनाने के बाद इंसान छोड़ो, परिंदा भी 100 पैर नहीं मार पाएगा। बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर लव जिहाद के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है। देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा बन चुकी घुसपैठ की समस्या पर भाजपा लगातार हमलावर है और कांग्रेस के इतने बड़े नेता का कबूलनामा इस बात पर मुहर लगाता है कि झारखंड घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है और इस वजह से झारखंड के आदिवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्र को संदेश दिया। साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले उत्सव का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों द्वारा अब इन जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग परिचित होने लगे हैं। मैं तिलका माझी तथा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर लक्ष्मण नायक जैसे अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियाँ सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, लेकिन सामान्य लोगों के बीच उन महानायकों के विषय में इतनी जानकारी नहीं होती थी। सरकार के प्रयासों द्वारा अब जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग भली भांति परिचित होने लगे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज अपनापन और समरसता की हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। युगों युगों से जनजातीय समाज के लोग हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को समृद्धि बनाते रहे हैं। रामायण की कथा में हमारे समाज के शाश्वत जीवन मूल्य दिखाई देती है। अपने लंबे वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जनजातीय समाज के लोगों के साथ उन्हीं की तरह रहे। भगवान श्री राम ने
वनवासियों को अपनाया और वनवासियों ने प्रभु श्री राम को अपनाया। जनजातीय समाज का ये अपनापन और समरसता ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के विकास के लिए शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान का लक्ष्य है कि हर जनजातीय व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरंभ किया गया है। लगभग 80,000 करोड़ रुपया की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य है कि हर जनजातीय व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। सड़कों और मोबाइल कनेक्टिविटी के द्वारा हर जनजातीय गांव जुड़ सके। सभी जनजातीय परिवारों के पास अपना पक्का घर हो। विकास और कल्याण के इस अभियान से लगभग 63,000 जनजातीय गांव लाभान्वित होंगे। इस देशव्यापी अभियान से 5 करोड़ से भी अधिक जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचेगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। पीएम मोदी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत भी करेंगे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी जनजातीय समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होने वाला है जनजातीय गौरव दिवस समारोह के लिए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पे देश के कोने कोने से बहुत ही ट्राइबल आर्ट का डिस्प्ले होगा और प्रदर्शनी लगाई जाएगी और जिन लोगों को जनमन योजना के तहत जिनको लाभ दिया गया था उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बात करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और अतिरिक्त 30 MMU का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने और आजीविका सृजन में सहायता के लिए 300 वन धन विकास केंद्रों की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही आदिवासी छात्रों के लिए समर्पित लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत वाले 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आदिवासी समुदायों के समृद्ध इतिहास और विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण किए जाने के उद्देश्य से 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का भी उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रीनगर और गंगटोक में 2 आदिवासी शोध संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। जनजातीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए 1,110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 25 अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जमुई में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मेरे दिल से कि वो हमारे यहाँ आए। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की भी बात है और हम लोग उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं और मतलब कि ऐसा लग रहा है जब से वो आए हैं तब से पता नहीं क्यों हम लोग को ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। मोदी जी आ रहे हैं सर और उसका स्वागत है बढ़िया से सर। उसके बाद बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आ रहे हैं सर। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है बिहार का और नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, बहुत खुशी का बात है सर। प्रधानमंत्री जमुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी देंगे। इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत वाले 25,000 नए आवास और 1,960 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 1.16 लाख आवास, 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 304 छात्रावास, 50 नए बहुउद्देशीय केंद्र, 55 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और 65 आंगनवाड़ी केंद्र और सरकारी आवासीय स्कूलों के उन्नयन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की 330 परियोजनाएं शामिल हैं।
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ वो आदिवासी समुदाय के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी नीरज सिंह के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, जमुई। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओरांव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए ऐलान किया था और निरंतर हम हर साल इसको कर रहा है। लास्ट ईयर हम लोग खूंटी में किया था और उलीहातू गांव में भी प्रधानमंत्री स्वयं गए थे और इस साल इसको इसमें जमुई में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ फाउंडेशन स्टोन लेइंग, कुछ नया बिल्डिंग बन चुका है उसका लोकार्पण करना। मुख्यतः जनजाति समाज का हम क्या क्या अभी तक किया है उसके बारे में प्रदर्शनी करेंगे। हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो एक नया स्कीम है एजुकेशन में, उसमें उसका बच्चे लोग क्या कैसे पेंटिंग वेंटिंग किया है और बाकी क्या क्या उनमें हुनर है, इसके बारे में प्रदर्शनी होगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए आदिवासी समुदाय बेहद उत्साहित है। पीएम के दौरे से पहले समुदाय के लोग पारंपरिक तरीके से लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह की जमुई से ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उसके लिए आप देखें जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो उनके परंपरागत जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, उसके माध्यम से शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं जमुई में, ताकि जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए। आप देखें कि ये तमाम आदिवासी समुदाय के लोग हैं और जो जमुई के अलग अलग हिस्सों में अपनी कला का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री लगातार किस तरीके से आदिवासी समुदाय के लिए, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, उनके लिए आवास की बात हो, उनके लिए रोजगार की बात हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं वो शुरू कर रखी हैं। और यही कारण है कि ये देखें कि ये उल्लास, ये डांस और ये उमंग आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच में आपको दिखाई दे रही है कि अपने प्रधानमंत्री को लेकर किस तरीके से ये उत्साहित हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को जाकर इनवाइट कर रहे हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सभी को नमस्ते, जोहार। डीडी न्यूज़ के कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जमुई जिला के पावन धरती पर पधार रहे हैं 150वीं बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में। और ये कार्यक्रम हो रहा है कि जितने शहर हम लोग घूम घूम करके सभी को जानकारी दे रहे हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खैरा के ब्लॉक में बल्लेपुर स्थान में कल पधार रहे हैं। जितने आदिवासी के लिए कर रहे हैं, दूसरे सरकार ने अभी तक ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं किया था। तो ये आपने देखा आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, और ये खुशी दिखाई भी देती है कि आप देखें कि परंपरागत ड्रेस में आदिवासी महिलाएं इस तरीके से अपने वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और एक कह सकते हैं कि एक उल्लास इनके जो इनका जो प्रदर्शन है उसमें भी दिखाई देता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी खुश हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय भी आने वाले समय में तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जमुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच नाइजीरिया, ब्राज़ील और गयाना का दौरा करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा पर नाइजीरिया के लोगों में बेहद उत्साह है। ऐसा उत्साह से भरा हुआ है वहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है। नग में खुशियाँ बिखर रही है, दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज के दिन कुछ खास है, पधारे हमारे यहाँ एक खास मेहमान है। खुशियों के साथ उनका स्वागत करते हैं
और ये हमारा सौभाग्य है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाइजीरिया के आने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भारत में तो एक लोकप्रिय हैं। आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। आपका यहाँ होना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। हम सभी बहुत खुशी के साथ अपने देश नाइजीरिया में बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी यात्रा से भारत और नाइजीरिया के बीच में अर्थव्यवस्था और रिश्ते मजबूत होंगे। हम दोस्ताना की तरफ से आपका सुस्वागतम करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। हम खुशी से आपका बहुत स्वागत करते हैं। जय नाइजीरिया, जय हिंद। वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नाइजीरिया के हिंदी प्रेमियों ने जिस प्रकार वहां के मेरे दौरे को लेकर उत्साह दिखाया है वो हृदय को छू गया है। अपनी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशक्ति समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान होलकर राजघराने से जुड़े और आयोजन समिति के उपाध्यक्ष उदय राजे होलकर की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के कार्यों और विचारों पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति के उपाध्यक्ष उदय राजे होलकर ने कहा कि पूरे देश में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाना है। देवी अहिल्या के 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ कार्यक्रम करना ही नहीं है, हमें देवी अहिल्या लोकमाता अहिल्या के जीवन से उन्हें परिचित भी कराना है एवं जन जन तक उनके कार्यों को पहुंचाना, इस उद्देश्य से ये समिति कार्यरत है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता और आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने 1757 में होलकर राज्य की बागडोर संभाली। अपने ससुर मल्हार राव से मिले संस्कारों व मार्गदर्शन का ये प्रभाव रहा कि रानी अहिल्याबाई में एक कुशल शासक के सभी गुण विद्यमान थे। प्रजा के हित में उठाए कदमों ने उन्हें लोकमाता की उपाधि दी। उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता दी और उनकी एक सेना भी तैयार की। साथ ही साथ अपने राज्य का कुशल प्रशासन तो चलाया ही, साथ ही राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सोमनाथ से लेकर काशी तक और दक्षिण में रामेश्वरम तक मंदिरों की स्थापना की। काशी कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है हमारा सोमनाथ, लेकिन इस राजमाता ने सारे राष्ट्र को ध्यान में रखा, राज्य को ध्यान में नहीं रखा, ध्यान रखिया। तो जब ये विषय आया, राज्य की व्यवस्था सुचारू है, राज्य के कोष का एक पैसा भी लिए बिना अपने व्यक्तिगत धन में से निकाल कर पैसा कम से कम 200 स्थानों पर निर्माण के कार्य कराए, काशी के घाट बनाए। काशी का टूटा हुआ मंदिर जब होगा तब नहीं खा जाएगा। उस मंदिर के बगल में काशी विश्वनाथ का मंदिर खड़ा कर दिया। सोमनाथ का मंदिर टूट गया है, बगल में मंदिर खड़ा कर दिया। दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के चरण 3 को कल यानी 15 नवंबर से लागू करने का फैसला लिया है।
तीसरे चरण के तहत प्रदूषण विरोधी सख्त उपायों को लागू किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। ग्रैप 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इस योजना के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होते हैं। राज्य सरकारें कक्षा 5 तक व्यक्तिगत कक्षाएं बंद कर सकती हैं और सार्वजनिक परिवहन पर जोर रहता है। गौरतलब है कि ग्रैप के 4 चरण हैं। पहला चरण तब लागू किया जाता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। दूसरा चरण तब लागू किया जाता है जब AQI 301 से 400 के बीच होता है। तीसरा चरण तब लागू किया जाता है जब AQI 401 से 450 के बीच और चौथा चरण AQI के 450 से 500 के होने पर लागू किया जाता है। भारत के मोस्ट वांटेड और खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी अर्श डल्ला की कनाडा में हुई गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा में गिरफ्तार किए गए खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के प्रत्यर्पण की भारत मांग करेगा। गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद अर्श डल्ला आतंकी संगठन टाइगर फोर्स को लीड कर रहा था। बता दें कि आतंकी अर्श डल्ला पर आतंकवादी कृत्यों के 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। मई 2022 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। उसे 2023 में भारत में आतंकवादी के रूप में नामित किया गया। जुलाई 2023 में भारत सरकार ने कनाडा सरकार से उसकी अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। हाल ही में कनाडा में हुई गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने अर्शदीप सिंह के प्रत्यर्पण की कार्रवाई को तेज कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सुलेम के साथ दुबई के जेबल अली में भारत मार्ट साइट का दौरा किया। विदेश मंत्री ने कहा कि एक बार शुरू हो जाने के बाद ये लॉजिस्टिक्स पहल भारत UAE व्यापार को और बढ़ाएगी, साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं को और मजबूत करेगी और हमारे MSME के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने यहां आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर में दर्शन किया व आशीर्वाद प्राप्त किया। विदेश मंत्री ने भारत और UAE की दोस्ती को दुनिया भर में शांति और सद्भावना का प्रतीक बताया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा गंभीर प्रदूषण को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जहां एक तरफ सरकार ने दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों को ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं को चालू करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार दिल्ली में शिक्षा निदेशालय, DOE, MCD, NDMC और DCB के सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाई जाएंगी। स्कूलों के प्रमुखों को ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। पचपनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की कवरेज के लिए बड़ी संख्या में मीडिया संस्थानों व कर्मियों के अनुरोध के मद्देनजर मीडिया प्रतिनिधियों के पंजीकरण को फिर से खोल दिया गया है। जिन मीडिया कर्मियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वो 14 नवंबर शाम 5 बजे से 15 नवंबर शाम 4:59 तक my.iffigoa.org पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मीडिया प्रतिनिधि के रूप में पंजीकरण करने के लिए 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया संगठन से संबंधित संवाददाता, फोटोग्राफर, कैमरा पर्सन या डिजिटल सामग्री निर्माता होना चाहिए। स्वतंत्र पत्रकार भी पंजीकरण करा सकते हैं।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गोवा सरकार और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के अधिकारियों के साथ साथ इफ्फी की व्यवस्था में शामिल अन्य एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान इफ्फी स्थलों की तैयारियों, इफ्फी के दौरान होने वाले कार्यक्रमों, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्री मुरुगन ने इफ्फी स्थलों का दौरा किया। इफ्फी का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक होना है। कर्नाटक में वक्फ संपत्तियों का मामला गर्माता जा रहा है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे एर्नाकुलम के तटीय गांव मुनम्बम में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण के खिलाफ भूमि संरक्षण समिति के तत्वाधान में वक्फ कानून प्रभावितों की चल रही भूख हड़ताल में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की कोशिशें लैंड जिहाद के समान है। 1954 में वक्फ बोर्ड के पास 10,000 एकड़ से भी कम जमीन थी और आज उसके पास 38 लाख एकड़ जमीन है। न सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश में वक्फ बोर्ड किसानों, मंदिरों और चर्चों की जमीन पर अपना हक जता रहा है। इसके खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार न्याय से वंचित लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आज मैंने मुनम्बम गांव में आई हूँ। इधर का 610 मछुआरे को वक्फ का नोटिस आया, कई लोगों को, बाकी लोगों को कुछ टैक्स भरने गए तो ये वक्फ भूमि है ऐसे बोल रही है। इधर का लोगों को लोन नहीं मिल रही है, सरकार का कुछ मदद नहीं मिल रहे है क्योंकि ये वक्फ भूमि हो गई है। 2 साल पहले ये लोग, उसका एंसेस्टर्स, ये भूमि को खरीदा है। फिर मैंने सरकार को पूछना चाहती ये वक्फ भूमि कैसे हो गया। केरल सरकार क्या कर रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में अपने आवास पर वक्फ बिल 2024 रेस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम्स नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये प्रयास अल्पसंख्यक कल्याण का नया अध्याय शुरू करेगा। ये पुस्तक वक्फ प्रणाली के सुधार और मुस्लिम समाज के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये किताब वक्फ बिल के प्रावधानों पर बारीक अध्ययन है। उन्होंने सभी से किताब पढ़ने की अपील की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जितना बारीकी से वक्फ बिल का जो प्रोविजंस को देखा है और ये किताब निकला है, इसमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सही तरीके से एक्चुअल चीज़ क्या है इसको यहाँ प्रदर्शन किया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार ही सिर्फ नहीं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, हर नागरिक को ये पढ़ना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी से आम मुसलमानों को, ख़ास करके जो गरीब मुसलमान हैं, बच्चे, महिलाओं के लिए कैसा काम आना चाहिए और वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, इस पे हम लोगों ने फोकस किया है। ये सारा चीज़ें इस किताब में उन्होंने पेशकश की हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गुरुवार को डेमो सीप्लेन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उनके साथ मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने उमरोई हवाई अड्डे के संचालन की भी समीक्षा की, जो शिलोंग के लिए एक हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है। उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को आसान करने पर जोर दे रहे हैं। वो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का सफ़र देश के हर व्यक्ति को करवाना चाहते हैं। सीप्लेन लॉन्च के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री मेघालय सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के सहयोग से आयोजित 6ठे हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। If you look at the vision of our Prime Minister Narendra Modi ji,
he has taken the connectivity of Northeast with topmost priority. Let it be road connectivity, rail connectivity or air connectivity. He wants the Northeast to be integrated with the mainland with the best connectivity that is possible. And from the Ministry of Civil Aviation, we want to ensure that his vision becomes a reality. And we have expanded the airport network also in the Northeast. And today, to take it much more further, to reach to the more remotest areas, we are utilizing the seaplane network. Our intention from the Ministry of Civil Aviation is Hawai Chappal se Hawai Jahaj ka safar. Each and every person of this country should aspire to travel by air. We want to bring in affordable air travel into the country. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया और कहा कि विकसित भारत के निर्माण में निरंतर खुद को नए कौशल में निपुण करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया था। यह कार्यक्रम 19 से 26 अक्टूबर तक चला। देश भर के सिविल सर्वेंट और अन्य विभागीय अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी को कम से कम 4 घंटे की योग्यता आधारित शिक्षा हासिल करना जरूरी था। आईगॉट मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ताओं ने अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी दी। कर्मयोगी सप्ताह के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तमाम मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया। The outcomes of this 1 week have been amazing. This enhanced skills and enhanced knowledge, enabling effective and meaningful functioning. Unified vision, of course, which is what I was saying, and renewed commitment to lifelong learning. And that precisely is one of the achievements, and it's been remarkable. 7.88 lakh, at least one course, and completed 4 hours of 4.51 lakh, which also includes me. And the सामूहिक चर्चा। कर्मयोगी सप्ताह सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देने के मकसद के साथ शुरू किया गया था। Used to the idea of digital training, and they take a course and they learn something from it. You're not taking the course because you had to take a course, but because you learned something from it. So that was the idea. How do we introduce everyone to what we have today, which is 1,500 courses on iGOT and almost 4.6 million people who are registered on iGOT. मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी और तब से इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार में निहित भविष्य के अनुकूल सिविल सेवा की कल्पना की गई है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। हैदराबाद में चल रही इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विशेष सचिव नीरजा शेखर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तेजी से उभर रहा गेमिंग सेक्टर हमारी उच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने गेमिंग सेक्टर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। राज्य के भीतर गेमिंग क्षेत्रों के विस्तार पर चर्चा करने के लिए तेलंगाना के भारी उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू से भी उन्होंने मुलाकात की। IGTC is in its 16th edition this year, and they're doing a phenomenal job of bringing all the game developers across the country and across the world together. Today we discussed a lot of policy matters and a lot of critical areas that are essential to develop game development as a huge industry in India, because we know that Indians are one of the largest video game players in the world. We're looking at a huge area where we can see Indian games being played all over the world. दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर मुस्लिम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के शोषण को लेकर गठित फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। ये समिति गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर मुस्लिम छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों के शोषण और उन पर तरह तरह के दबाव बनाने की शिकायतों को लेकर कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 27 गैर मुस्लिम छात्रों,
प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों की शिकायत की समीक्षा की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर मुस्लिम छात्रों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों पर धर्म बदलने का अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बनाया जाता है। हिंदू शिक्षकों के प्रमोशन रोके जाते हैं। हिंदू छात्रों को उनके त्योहार मनाने पर प्रताड़ित किया जाता है। लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कई मुस्लिम अतिवादी संगठन मदद कर रहे हैं। जामिया परिसर के बाहर कई कट्टरवादी मुस्लिम संगठन इसके लिए प्रयासरत हैं। Your promotions are stalled, they are not given, your junior Muslim professors are made senior to you, your increments are stopped. You see, due date of promotion, from that date it is not given. एक प्रोफेसर ने तो ट्विटर पे लिख दिया कि मैं ऐसे सभी छात्रों को फेल कर दूंगा। एक ने कहा कि भैया इस्लाम नहीं अपनाओगे तो पीएचडी पूरी नहीं होगी। जो मेरे ही एविडेंस में आया है, गैर मुस्लिम छात्रों की संख्या इसलिए कम हो रही है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर हॉस्टाइल होता जा रहा है गैर मुस्लिम के प्रति। कई तो शेड्यूल्ड ट्राइब छात्र, एक प्रोफेसर ने बताया कि बहुत से शेड्यूल्ड ट्राइब छात्र जो हैं एडमिशन लेके छोड़ जाते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास लगभग 34 करोड़ महत्वपूर्ण पृष्ठों का संग्रह है। एनएआई की योजना अपने सभी संग्रहों को डिजिटल में परिवर्तित करने और उन्हें समाज के लिए ऑनलाइन सुलभ बनाने की है, जिसके तहत पिछले 3 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपने अभिलेखों के 4.5 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण का पहला चरण पूरा कर लिया है। डीडी न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल ने बताया कि आगामी 2 वर्षों की अवधि में एनएआई अपने सभी मौजूद अभिलेखों के 30 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण का काम पूरा कर लेगा। ये बातचीत देखिए। भारत की एक गौरवशाली यात्रा रही और भारत के गौरव को देश के साथ दुनिया के लोग समझे और देखे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कई सारे लगातार इनिशिएटिव बीते सालों में लिए गए हैं। हमारे साथ अरुण सिंघल जी हैं जो डीजी हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के। सर, दूरदर्शन पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में देश के गौरव की बात की है और ऐसे में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खासे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको लेकर सर किस तरह से नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर तैयारियां की और उसको लोग किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं? राष्ट्रीय अभिलेखागार में करीब 70 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास और सबसे पुराने जो हैं वो लगभग 1300 साल पुराने हैं। तो सैकड़ों साल की जो धरोहर है वो हमारे पास यहाँ पे सुरक्षित है और 70 लाख डॉक्यूमेंट्स, करीब 34 करोड़ पेज हैं। इतने पेजेस पढ़ना जो है असाध्य कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। तो आजकल हमारा पूरा जोर जो है वो डिजिटाइजेशन पे है। हम लोग चाहते हैं कि इन सभी अभिलेखों को हम डिजिटाइज कर दें और एक हमारा पोर्टल है, उसको अभिलेख पटल कहते हैं, उस पर ये हम कागज़ डिजिटाइज करके अपलोड करते जा रहे हैं। तो आज की तारीख में अभिलेख पटल पे लगभग 5.5 करोड़ पेजेस हैं और जैसे मैंने बताया टोटल हमारे पास करीब 34 करोड़ पेजेस हैं, उसमें से 5.5 करोड़ हम अपलोड कर चुके हैं। सिंगल क्लिक पे सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने आ जाए, इसको लेके जो बड़े इनिशिएटिव है वो क्या है? जैसे जैसे हम डिजिटाइज करते जा रहे हैं उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम लोग बड़े तरीके से कर पाएंगे और इस बारे में ओपन एआई से, गूगल से, इन सब कंपनियों से चर्चा ऑलरेडी चल रही है हम लोगों की। एआई के माध्यम से जैसे आपने कहा कि एक क्लिक दबाएं और कुछ बड़ा अच्छा सा आ जाए, तो एआई इस सब को लेके एक छोटी सी आपको फिल्म बना के दिखा सकती है जो रोचक लगेगी। राष्ट्रीय अभिलेखागार में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आर्काइव करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में जो देश का गौरवशाली इतिहास है वो जन जन तक पहुँचेगा। जितने भी अभिलेख हमारे पास हैं वो सब जन सामान्य के देखने के लिए हैं और हमारे अभिलेख पटल पर या रिसर्च रूम में कागज़ों को देखने के लिए ना कोई फ़ीस है ना कोई रुकावट है, कोई भी आदमी देख सकता है और यही हमारा प्रयास है कि आगे आगे प्रचार प्रसार ज़्यादा करें, आउटरीच एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और सब लोग इन कागज़ों को देख पाएं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग के प्रयास सफल होंगे। आगे आगे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के कागज़ और ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगे और ज़्यादा प्रयोग होंगे। जो लोग भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं वो राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस इनिशिएटिव के साथ देश के इतिहास को जान सकेंगे। कैमरामैन शंभुनाथ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज से ट्रेड फेयर शुरू हो गया है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला
27 नवंबर तक भारत मंडपम परिसर में हो रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। इस बार ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बार अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला शुरू हो गया है। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का वर्चुअल उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत सरकार पीयूष गोयल द्वारा किया गया। इस बार ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खनन मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार अगले 2 से 3 माह में अब तटीय खनिज ब्लॉक की नीलामी शुरू करने की योजना बना रही है। 80 स्टॉल देखने के बाद एक पूरा जनरल पब्लिक भी, जनरल स्टूडेंट्स की भी, जनरल यूथ की भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा माइनिंग सेक्टर में भारत सरकार कैसे काम करे, माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, भारत का जो विकसित भारत में हमारा कंट्रीब्यूशन का है क्या है, सो लोगों को समझ में है। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इस पंडाल में स्वास्थ्य संबंधित तमाम जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। जो 70 साल के ऊपर का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कवरेज हुआ है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, उसके बारे में जागरूकता बताई जा रही है। कैसे ये कार्ड बनेगा उसकी बात हो रही है। ये रेवोल्यूशनरी है। यूविन यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ताकत डालने के लिए एक बहुत बड़ी डिजिटल सिस्टम जो कोविन से हमने सीखा उसको हमने जोड़ा गया। बता दें कि छोटे बड़े कारोबारियों के लिए IITF देश के सबसे पॉपुलर ट्रेंड इवेंट में से एक है और यहाँ आने वाले विजिटर्स के लिए भी ये नए प्रोडक्ट्स, इनोवेशन, क्राफ्ट देखने समझने का एक बड़ा मौका होता है। हर साल हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर तरह का क्लाइंट आता है, हर तरह का कस्टमर आता है, B2B भी और B2C भी, जिससे हमें नई नई चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट पता चलती है और उसी पे हम वर्क करते हैं नेक्स्ट ईयर। वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड मैं चाहता हूँ जितनी लार्ज स्केल हो और मीडियम स्केल हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो स्पेशली, दे शुड कम इन दिस व्यापार मेला। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के टिकट DMRC के ऐप और ITPO के ऐप से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। पहले 5 दिन मेले में व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं और उसके बाद ये मेला आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सामान्य दिनों में वयस्कों के लिए टिकट 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 होगा, जबकि वीकेंड और अवकाश के दिनों में टिकट 150 और 80 रुपए रहेगी। भारत मंडपम में 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है। व्यापार मेले के पहले 5 दिन केवल व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जबकि आम जनता इस मेले का दीदार 19 नवंबर के बाद कर सकेगी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मेले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इस पंडाल में स्वास्थ्य संबंधित तमाम जानकारियां प्रदान की गईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बहुत सुधार आया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहे। जो 70 साल के ऊपर का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कवरेज हुआ है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, उसके बारे में जागरूकता बताई जा रही है। कैसे ये कार्ड बनेगा उसकी बात हो रही है। डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा ID जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है वो हम सबके पास होना चाहिए। मेरे पास भी है, मैंने अभी दिखाया। वो एक मेरा रिकॉर्ड रहता है लाइफ लॉन्ग, जिसमें कि जो भी स्वास्थ्य की इश्यूज आते हैं, केयर मिलती है, ट्रीटमेंट मिलती है, वो उसमें समाहित हो जाती है। ये रेवोल्यूशनरी है। यूविन यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ताकत डालने के लिए एक बहुत बड़ी डिजिटल सिस्टम जो कोविन से हमने सीखा उसको हमने जोड़ा गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उड़ान प्रशिक्षण 3 चरणों में विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किए गए।
पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए सटीक स्ट्राइक संस्करण एक पूरी तरह से स्वदेशी हथियार प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और युद्ध सामग्री के साथ प्रमाण और प्रायोगिक प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड सतीश कुमार ने कहा कि आज का दिन DFC के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। DFCCIL ने भारत के बड़े इंफ्रा परियोजना के रूप में अपने मिशन को आगे बढ़ाया है। DFC are the largest railway infrastructure which has come in near time project executed in the modern India. The impact of dedicated freight corridors has been truly remarkable. Since operation have started, these corridors have unlocked the tremendous potential, empowering Indian Railways to gain a greater share of the freight market. I had a meeting with Honorable PM about 10 days back in a secretarial review, and I think this is a services Honorable PM has said we must increase these services. They are really the game changer. They have reduced the transit time so much by 50%, and reducing like the earlier it used to take 40 hours, now it is taking 24 hours, 30 hours. देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। अप्रैल से अक्टूबर 2024 के दौरान देश का संचयी समग्र निर्यात 468.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल से अक्टूबर 2023 में ये 436.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार वार्षिक आधार पर देश के संचयी समग्र निर्यात में 7.28% की अनुमानित वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2024 के दौरान देश का व्यापारिक निर्यात 39.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर 2023 के दौरान ये 33.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार वार्षिक आधार पर तुलना करने पर इसमें 17.23% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक निर्यात का संचयी मूल्य 252.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान ये 244.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार इसमें 3.18% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए 8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इसमें से 74% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना। सूत्रों ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही इस वर्ष लगभग 75 लाख अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इससे 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।